साथियों जय हिंद। एग्जाम ब्यूटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15-16 अक्टूबर को ही इसका परीक्षा होना निर्धारित है। ऐसे में अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो एकदम दिल और जान दोनों मिलाकर लग जाइए आप लोग, ठीक है। और आज जो है हम लोग जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि जैसा कि आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उनका आर्थिक राजनीतिक प्रभाव कैसा है, यहाँ से आप लोगों के प्रश्न जरूर बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वही पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हों, है ना। जहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक बन सकते हो, हम लोगों को सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो 14 दिन और बचे हुए हैं, आप लोग पूरे जी जान से लग जाइए। पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी अब गंगा निकलनी चाहिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग एकदम संघर्ष करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं कि भारत में ब्रिटिश राज का कैसे अभ्युदय हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ और फिर उसका प्रभाव क्या क्या रहा, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अब बिल्कुल भी हमारे पास समय कम है, तो उसे देखते हुए अपनी तैयारी को एकदम बेहतर सही दिशा में जाते हुए करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय देशों का आगमन हुआ था, उसमें सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश भारत में आया था। तो हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, है ना। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय और साथ ही साथ में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, ऐसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में जो यूरोपीय देशों के आने का क्रम रहा, भारत में यूरोपीय देशों के, दोस्तों इससे प्रश्न पूछा गया था पिछली बार पेट परीक्षा में, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा पूछा भी जाता है कि क्रम में सबसे पहले कौन आया, दूसरे पे कौन आया, लास्ट में कौन आया, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। यूरोपीय देशों के आने का जो क्रम है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद दोस्तों अंग्रेज आए थे, ठीक। अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे, आप लोग पता होगा, डेनिस, ठीक। और इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच आए थे, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, पुर्तगाली यानी पुर्तगाल से डच कहाँ से आए थे दोस्तों? जो हॉलैंड के निवासी होते थे उनको हम लोग क्या कहते हैं? डच कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज आप लोग पता है इंग्लैंड वाले। डेनिस जो डेनमार्क है कंट्री, आप लोगों को पता होगा, तो उसके निवासियों को डेनिस कहा जाता है। फ्रेंच मतलब फ्रांस वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जो पुर्तगाल आया दोस्तों, 1498 में आप लोगों को पता होगा कि जो वास्को डिगामा 1498 में आया था, वो कौन था? एक पुर्तगाली ही था, ठीक है। तो पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आया, उसके बाद डच आए और अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रेंच आए। लेकिन दोस्तों, आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी जो अंग्रेज बनाए थे, कौन? हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी अंग्रेजों की, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके पहले हो गई थी। यानी इसका निर्माण आपको पता है, इसका 1600 में ही हो गया था गठन, और इसका जो हुआ था ये दोस्तों 1602 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आए तो थे सबसे पहले डच, उसके बाद अंग्रेज आए, ठीक है। लेकिन जो कंपनी स्थापित हुई थी, तो अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हुई, उसके बाद जो है डचों की जो है कंपनी जो है स्थापित हुई थी, ठीक है। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रेंच आते हैं। तो इन सभी का यहाँ पर भारत में आने का क्या उद्देश्य होता है? तो इनका उद्देश्य ये होता है कि भारत में व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और अंततोगत्वा क्या होता है कि ये सभी में अंग्रेज और फ्रांसीसी एट लास्ट में, जब औरंगजेब का शासनकाल खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचता है। और ऐसी स्थिति में अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है, ये दो ही होते हैं जो अपना प्रभुत्व बनाए, मतलब एक तरह से कहा जाए कि संघर्ष की स्थिति में होते हैं। और इन तीनों की, पुर्तगालियों की, डचों की, डेनिस की, इनकी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है ना। मतलब ये लड़ने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। अंग्रेज और फ्रेंच ये दो ही रह जाते हैं जिनके जो अपने मतलब
मजबूत एक जो कहा जाता है प्रतिद्वंदी होते हैं, है ना, भारत में। तो अब भारत में क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेज और फ्रांस ये दोनों क्या करते हैं कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को जमाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लाजमी है कि रहेगा तो कोई एक ही, या अंग्रेज रहे या फ्रेंच रहे, लेकिन दोनों लड़ना चाहते हैं, दोनों राजनीतिक सत्ता लेना चाहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इनके बीच में युद्ध होना तय हो जाता है। तो इसी क्रम में इनके बीच में युद्ध होते हैं जिन्हें हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग कर्नाटक के युद्ध के बारे में जानेंगे, जो किनके किनके बीच में हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, है ना। तो देखिए, अच्छा उसके पहले एक चीज और बता दें, ये जो पुर्तगालियों का अल्मीडा जो था दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल था वास्को डी गामा के बाद, ठीक है। इसके बाद अल्बुकर्क आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कर्नाटक के युद्ध। आप लोग पता होगा 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे, और तीनों कहाँ हुए थे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे, ठीक है। आइए उसके बारे में बताते हैं। तो 3 युद्ध हुए थे। तो ऐसे में जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो देखिए सबसे पहले ये जो अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप में थे। तो यूरोप में इनको क्या होता है, ये जो 1743 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, किसके, ऑस्ट्रिया, आप लोग नाम सुने होंगे, विश्व युद्ध में इस देश की काफी भूमिका रही है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, है ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर क्या होता है, यूरोप में, कहा, यूरोप में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है युद्ध आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी कंपनियां, यानी इंग्लैंड की कंपनी जो यहाँ पर अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसमें, और जो फ्रांस की यानी फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब हुआ था 1664 में, उनके बीच में भी क्या होता है, यहाँ पर जो संघर्ष शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है, क्योंकि यूरोप में उनके मध्य जो है संघर्ष शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी इनके मध्य शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये युद्ध जो चलता है दोस्तों, ये 1744 से लेकर के 1748 तक चलता है, ठीक है। 1744 से 1748 तक युद्ध जो है चलता है। इस बीच में होता क्या है, ये दोनों जो है अपनी अपनी युद्ध लड़ते हैं। तो कभी ये जीतता रहता है, कभी मतलब जो फ्रांस के अंतर्गत जो चीजें रहती हैं, जिस पर अधिकार किया रहता है, उस पर कभी इंग्लैंड अधिकार करता है, फिर कभी फ्रांसीसियों का पलटवार होता है। ऐसी स्थिति चलती रहती है। तभी क्या होता है, यूरोप में दोस्तों इस 1748 में एला सैपल एक संधि हो जाती है। किसकी, एला सैपल याद रखिएगा आप लोग। एला सैपल की संधि होती है कहाँ पर, यूरोप में, किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। यानी जब यूरोप में जब उनके बीच युद्ध बंद हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इनके बीच जो है युद्ध क्या होता है, बंद हो जाता है। अचानक से युद्ध जो है बंद हो जाता है, ठीक है। अचानक से युद्ध बंद हो जाता है, यानी पूरा लड़ने के मूड में रहते हैं लेकिन लड़ नहीं पाते हैं बेचारे, पूरा मन भर, है ना। क्या होता है, इनके बीच युद्ध पहले ही बंद हो जाता है। अच्छा, अब फिर देखिए यहाँ पर कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो होता है दोस्तों, कर्नाटक का ये द्वितीय युद्ध जो होता है हमारा, क्या, कर्नाटक का ये द्वितीय युद्ध जो है, ये कब से कब तक होता है, तो ये चलता है 49 से, ये चलता है दोस्तों 54 तक। कहाँ तक, 54 तक, 49 से 54 तक चलता है द्वितीय युद्ध। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि युद्ध सब करते ही रहते हैं, तभी एला सैपल की संधि होती है यूरोप में, जिसके कारण यहाँ पर भी युद्ध बंद करना पड़ता है। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या होते हैं, जो है निराश हो जाते हैं थोड़ा, है ना, मतलब बल भर लड़ने को मिलता नहीं तो निराश हो ही जाएंगे। इस स्थिति में देखिए क्या होता है कि हैदराबाद के निजाम, कौन, भारत में जो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम आसफ जाह, कौन थे, आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनके 2 पुत्र जो होते हैं, कौन कौन, एक होता है मुजफ्फरगंज, है ना, और मुजफ्फरगंज और नासिरगंज, है ना, मुजफ्फरगंज और नासिरगंज, इनके मध्य होता है कि भैया गद्दी पे कौन बैठेगा, संघर्ष होने लगता है, ठीक है, मुजफ्फरगंज और नासिरगंज के। और यहाँ पर इसी समय कर्नाटक में क्या होता है दोस्तों, कर्नाटक में चांदा साहब, कौन, चांदा साहब और अनवरुद्दीन, कौन, अनवरुद्दीन
ठीक है, चांदा साहब और अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक में इन दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है, और हैदराबाद में इन दोनों के मध्य जो होता है क्या होता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। किसको लेकर के, सत्ता को लेकर के। इस स्थिति में यहाँ पर आपको पता है एक तरफ फ्रांस होता है ना, और एक तरफ क्या होता है, इंग्लैंड होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकी है दोनों की, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में जो है इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले, डुप्ले बहुत ही एक शानदार और एक बहुत ही सफल नेतृत्व वाला इनका गवर्नर था फ्रांस का, जिन्होंने क्या किया कि डुप्ले मतलब फ्रांसीसी गवर्नर, ये फ्रांस का था। इसने मुजफ्फरगंज को हैदराबाद में और चांदा साहब को कहां पर, कर्नाटक में जो है प्रमोशन देना शुरू किया, सहायता देना शुरू कर दिया। यानी डुप्ले किसके किसके साथ हो गया, मुजफ्फरगंज के और साथ ही साथ में कौन, इधर वहां पर चांदा साहब के, ठीक है, चांदा साहब के, मुजफ्फरगंज और चांदा साहब के। जब इंग्लैंड ने देखा कि डुप्ले जो है फ्रांस जो है इन लोगों का कर रहा है, तो इंग्लैंड ने क्या किया, हैदराबाद के नासिरगंज को है ना, हैदराबाद के नासिरगंज को और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को, इसको अनवरुद्दीन को क्या किया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो यानी फ्रांस ने क्या किया कि मुजफ्फरगंज और चांदा साहब को, और इंग्लैंड ने नासिरगंज और अनवरुद्दीन को क्या किया, सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या होता है, इनके मध्य एक युद्ध हो जाता है जिसे हम लोग अंबर का युद्ध बोलते हैं। किस पे, अंबर का युद्ध, है ना, अंबर का युद्ध होता है। अंबर का युद्ध में क्या होता है दोस्तों, 1749 में होता है अंबर का युद्ध। उसमें इनके और इनके मध्य में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, ये लोग मिलके अनवरुद्दीन को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, अनवरुद्दीन को मार देते हैं। यानी यहाँ पर अब आराम से कर्नाटक में किसकी सरकार हो गई, चांदा साहब की। ठीक है, चांदा साहब जब कर्नाटक में गद्दी पा जाता है तो उससे वो बहुत खुश होता है। क्या होता है, बहुत खुश होता है। और जब बहुत खुश होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर 80 गांवों की मालगुजारी, क्या 80 गांव की मालगुजारी किसी देता है, डुप्ले को दे देता है। ठीक है, तो अब डुप्ले जब 80 गांव की मालगुजारी पा जाता है तो यानी उसके आय का जो स्रोत है वो बढ़ गया, अब उसका आय होने लगा। इस चीज से अंग्रेज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, भयभीत होते हैं कि यहाँ पर तो फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ रही है। तो ऐसे में लॉर्ड क्लाइव का आपको नाम सुना होगा। फिर क्लाइव के नेतृत्व में फिर से जो है अलाउद्दीन का जो बेटा होता है मोहम्मद अली, उसको साथ में लेकर के और नासिरगंज को साथ में लेकर के दोस्तों क्या होता है, क्लाइव ने चांदा साहब मुजफ्फरगंज और डुप्ले के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और त्रिचनापल्ली, अरकाट, ये जो चांदा साहब यानी जो इनके डुप्ले के अंतर्गत रहता है ना अधिकार में, उसे ये रुक छीन लेते हैं। अब क्या हो जाता है कि अब जो है लॉर्ड क्लाइव को क्या होता है, सफलता मिल जाती है, यानी कि डुप्ले क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो फिर डुप्ले में फिर आक्रमण करते हैं और फिर डुप्ले जीत जाते हैं। मतलब क्या होता है कि पूरे 1753 है दोस्तों, इसमें क्या होता है पूरे ईयर में कभी अंग्रेजों की हार होती है, कभी फ्रांसीसियों की हार होती है, कभी अंग्रेज जीतते हैं, कभी फ्रांसीसी जीतते हैं, यानी पूरी तरह से ऐसे होता ही रहता है। तभी क्या होता है, उनके बीच एक संधि हो जाती है। ठीक है, कि मतलब संधि के द्वारा इस युद्ध को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, जिसे हम पांडिचेरी की संधि कहते हैं। ठीक है, 1753 में होता है। इसमें यह कहा जाता है कि देखिए ये जो हमारे और आपके बीच युद्ध हुआ है, ये है युद्ध जो हुआ है, ये युद्ध निश्चित रूप से हमारे भारतीय राजाओं के जो उनके मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने की वजह से हुआ है। तो इस संधि में ये निर्णय लिया जाता है कि फ्रांसीसी और इंग्लैंड, अंग्रेज, ये दोनों जो है भारतीय राजाओं का जो घरेलू झगड़ा है, जो आपसी मतभेद है, उसमें ये भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा पांडिचेरी की संधि होता है 1753 में। ठीक है, फिर कुछ दिन आराम से चलता है। उसके बाद फिर जो होता है हमारा प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध से पहले हम पहले कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध होता है हमारा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहाँ, 1756 से 1759
63 तक होता है क्या, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए जो पांडिचेरी की संधि होती है उससे भी ये लोग जो है थोड़ा संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कभी ये जीतते रहते हैं कभी ये जीतते रहते हैं, तो दोनों के मध्य होता है कि हम शायद ये जीत सकते थे, है ना। ये चीजें होने के बाद और साथ ही साथ में देखिए 1756 से 1763 इसी बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जो इंग्लैंड जीत चुका होता है, यानी इंग्लैंड की शक्ति बढ़ गई रहती है, जिससे क्या होता है कि जो है इंग्लैंड अंग्रेजों की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे फ्रांसीसियों के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैंने एक चीज बताना छोड़ दिया कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा होता है उसी समय डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लेती है, जिससे फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर पड़ जाती रहती है। तो फिर क्या होता है, 1756 के बाद जो है फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजों की शक्ति को कम करने के लिए, एक तरह से कहे तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए काउंट डी लैली को, किसको, काउंट डी लैली को एक बहुत अच्छी सुसंगठित सेना दे करके, ये होता है फ्रांस का, फ्रांस ने काउंट डी लैली को एक संगठित सेना दे करके भेजती है, भारत में भेजती है कि तुम जाओ और इंग्लैंड का जो शक्ति है उसको क्या करो, छीड़ कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो काउंट डी लैली आता है और काफी अच्छा संघर्ष करता है। ठीक है, मतलब पहले शुरुआत में जब ये आता है तो निश्चित रूप से इसको सफलता मिलती है, अंग्रेजों को हराने में सफल होता है। लेकिन लड़ाई होते होते चलते चलते क्या होता है, अंत में पता है अंग्रेजों का जो नौसैनिक शक्ति है वो शुरू से ही काफी स्ट्रांग रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में काउंट डी लैली ने कोशिश किया, लेकिन अंतोगत्वा परिणाम यही आया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इसके सेनापति जो गुस्सा था उसको बंदी बना लिया, किसको, गुस्सा को बंदी बना लिया। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने फ्रांसीसियों ने अपने हार को स्वीकार कर लिया, इन्होंने कहा कि भैया ठीक है हम तुमसे हार गए, तुम हमें जो है। तो फिर जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी जो शुरुआती कुछ थी पांडिचेरी और जो त्रिचनापल्ली, इन सब चीज़ों को इन्हें वापस कर दिया और कहा कि तुम वहीं तक रहोगे और हम जो है पूरे भारत पे राज करेंगे, तुम उससे आगे नहीं आओगे। तो यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध निर्णायक रहा, किनके लिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के लिए। और निर्णय क्या हुआ कि अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसी क्या हुए, वो हार गए। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुए, आप लोग याद रखिएगा। 3 युद्धों में अंततोगत्वा जो रिजल्ट आता है वो अंग्रेजों के पक्ष में आता है। ठीक है, तो ये होने के बाद हम लोग आइए पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों 1757। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग किस टॉपिक के अंतर्गत ब्रिटिश राज का अभ्युदय किस तरह से हो रहा है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक के युद्ध से कैसे कैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती चली गई। इसी क्रम में क्या होता है दोस्तों, बंगाल में जब फ्रांस और इंग्लैंड कर्नाटक के युद्ध दोस्तों, बंगाल में अलवर्दी खां का शासन, अलवर्दी खान का शासन था। ठीक है, अलवर्दी खां का शासन था। ठीक है, शासन था। अलवर्दी खां का दोस्तों 1756 में मृत्यु हो जाती है। कब, 1756 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद जो होता है, इनकी मृत्यु के बाद नवाब सिराजुद्दौला को इसको सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। कहाँ का, बंगाल का नवाब बनाया जाता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ठीक है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है दोस्तों। ये जो सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला बहुत ही हठी स्वभाव का था, यानी मतलब हट करने में नहीं कि मतलब इसे मतलब जो चीज ठान लिया वो चीज ये करेगा, इस टाइप का थोड़ा ये नवाब था, है ना। तो ये क्या हुआ, इसको जो है अंग्रेजों को बढ़ती हुई शक्ति से इसको बहुत दिक्कत थी। दिक्कत क्यों थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे अपनी जो क्षमताएं थी उनकी जो व्यापार करने के जो नियम थे उनका क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, है ना। थे कि दुरुपयोग करने के साथ साथ जो है जगह जगह पर क्या कर देते थे, किलेबंदी कर रहे थे। तो अंग्रेजों की किलेबंदी से ये क्या थे, खफा थे। अंग्रेजों की किलेबंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब जगह जगह वो किला बना रहे थे, है ना, अंग्रेज कि मतलब उसमें अपना जो है प्रभुत्व वो जमा सके। अंग्रेजों की किलेबंदी से नाराज,
मेन कारण सिराजुद्दौला का यही था कि ये जो है इनसे नाराज इसलिए थे क्योंकि अंग्रेज जो है किलाबंदी कर रहे थे और साथ ही साथ में जो कुछ नियम थे वो बहुत ही मतलब खराब बनाए हुए थे, उसे सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आ रहा था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों के जो ठिकाने थे, है ना, अंग्रेजों की शक्तियां थी, यानी जैसे जहाँ से उनकी सेना थी उस पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। और शुरुआत में सिराजुद्दौला को बहुत सारी सफलताएं भी मिली। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण करके उसको अंग्रेजों के अधीन से मुक्त करा दिया, यानी उसे अपने अधीन ले लिया, अंग्रेजों का वहाँ पर प्रभुत्व खत्म कर दिया। साथ ही साथ इस तरह से जो फोर्ट विलियम एक किला था, फोर्ट विलियम किला पर भी जो है सिराजुद्दौला ने जो है आक्रमण कर दिया। और वहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए क्या किया, लड़े तो लेकिन अंग्रेज वहाँ पर क्या थे, कमजोर थे। तो इन्होंने सिराजुद्दौला ने उस फोर्ट विलियम किले को भी क्या कर लिया, जीत लिया था। ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज और है, काल कोठरी की घटना। क्या, सिराजुद्दौला ने जब फोर्ट विलियम किले को जीता तो वहां पर उन्होंने 146 अंग्रेज सैनिकों को एक बहुत छोटी सी कोठरी थी, है ना, मतलब उसका एरिया बहुत कम था, बहुत छोटी सी कोठरी में उन सभी को ला करके बंद कर दिया, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, पूरे रात भर उसमें पड़े रहे ना, कोठरी में पूरा ठूस के भर दिया और लाक लगा दिया बाहर से, वही रात भर पड़े रहे। ठीक है, सांस लो उसी नीचे लेना है, काम को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। और जब सुबह हुई दोस्तों, सुबह क्या पता चला कि 146 में से सुबह तक 146 में से 123 सैनिकों ने दम तोड़ दिया था। 123 सैनिकों ने दम तोड़ दिया, 123 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। तो 23 के बाद जो 23 बचे दोस्तों, 23 में एक और सैनिक था जिसने कहा, इनका नाम था हालवेल। क्या था, हालवेल भी इसी 146 सैनिकों में से एक थे, है ना। तो इनके अनुसार 146 अंग्रेज सैनिकों को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें सुबह होने पर पता चला कि 146 में से 123 सैनिक मारे जा चुके हैं। और इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। किसकी, काल कोठरी की घटना कहा जाता है। काल कोठरी की, देखिए थोड़ा सा, काल कोठरी, फिर से लिख दे रहा हूं, काल कोठरी की घटना। किसकी, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ठीक है, काल कोठरी की घटना क्या है, सिराजुद्दौला जब जीतते हैं तो इन्होंने 146 सैनिकों को छोटे से कमरे में बंद करे, 123 मर जाते हैं। ठीक है, तो काल कोठरी की घटना के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा हालवेल कहते हैं। और हालवेल इसी 146 अंग्रेज सैनिकों में से एक सैनिक थे जो बचे हुए थे। ठीक है, तो काल कोठरी घटना हो गई। इसके बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो मामला काफी गड़बड़ हो रहा है बंगाल में, तो बंगाल में क्या होगा, क्लाइव को भेज दिया गया। किसको, क्लाइव को। आपको पता है क्लाइव एक बहुत ही कुशल गवर्नर था अंग्रेजों का। इन्होंने बहुत सारे काम जो है अंग्रेजों के लिए किए हुए हैं भारत में। आप लोगों को पता भी होगा, पिछला युद्ध अभी आप लोगों का नाटक पड़ा, उसमें भी क्लाइव का रूप देखा। क्लाइव ने ही किस तरह से कैसे जो है अंग्रेजों को हराया, मतलब इसको फ्रांसीसियों को हराया। तो इस क्लाइव को जब हम यहाँ इसको भेज दिया गया बंगाल में, तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो मंत्री था मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर। दोस्तों मीर जाफर को क्लाइव ने क्या किया, लालच दे दिया। क्या लालच दे दिया कि तुम जो है हमें जो है सिराजुद्दौला के साथ जब हम युद्ध करेंगे तो तुम हमें युद्ध जितवा दो और हम तुम्हें क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो मीर जाफर क्या करता है, प्लासी एक जगह है, ठीक है, बंगाल में। तो प्लासी नामक जगह पर जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव कर रहा था, है। क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी में युद्ध होता है। इसमें क्या करता है मीर जाफर, जो कि इसका मंत्री था सिराजुद्दौला का, इसने क्या किया, धोखा कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। और धोखा करने की वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में मार दिया गया। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। और जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मार दिया गया, तो अब समझ लीजिए अंग्रेजों ने कहा था मीर जाफर को हम तुमको नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मर जाने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। कहाँ का, बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया इसे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, इसे बंगाल का नवाब घोषित किया।
लेकिन कुछ समय तक मीर जाफर ने अंग्रेजों के हिसाब से काम किया। उसके उपरांत क्या किया, मीर जाफर ने अंग्रेजों के हिसाब से काम करना बंद कर दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को, किसको, मीर कासिम को दोस्तों, मीर कासिम को, मीर कासिम, किसे, मीर कासिम को, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम को अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और उससे कहा कि जो हम चाहते हैं वो तुम करो, ये नहीं कर रहा था इसलिए हम इसे हटा दिए। ठीक है, तो मीर कासिम भी क्या कर रहा, कुछ काम कुछ देर तक किया। उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया कि इसने भी वही काम करना शुरू कर दिया, यानी इसने भी अंग्रेजों के हिसाब से काम करना लगभग थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया। कुछ ऐसे काम इसने किए जो अंग्रेजों को बुरा लगने लगा, जैसे इसने अपनी राजधानी जो है बदल दी, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, दूसरी बात, मीर कासिम ने अंग्रेज व्यापारियों के साथ साथ भारतीय व्यापारी जो थे उनको भी वही छूट प्रदान करने लगा जो अंग्रेज व्यापारियों को थे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों को उतना लाभ हो रहा था उतना ही भारतीयों को भी होने लगा, तो ये अंग्रेजों को देखा नहीं गया। तो इस स्थिति में अंग्रेजों ने कई बार जो है मीर कासिम को आक्रमण किया और हराया भी, लेकिन कई बार हारने के बाद भी मीर कासिम जो है डटा रहा और अंततोगत्वा क्या हुआ कि मीर कासिम भाग करके चला जाता है, उत्तर की तरफ चला आता है। ठीक है, उत्तर की तरफ आता है तो क्या होता है दोस्तों, उत्तर की तरफ आने के बाद तो ये होता है प्लासी का युद्ध, आप लोग समझ होंगे। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेजों के मध्य होता है, जहां पर मीर जाफर की बेईमानी की वजह से सिराजुद्दौला मार दिया जाता है और सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या कर देता है, बंगाल का नवाब घोषित करता है। और मीर जाफर भी कुछ दिन तक काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता है अच्छे से, तो मीर कासिम को जो है ये लोग फिर से बंगाल का नवाब बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के स्थान पे मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब। मीर जाफर के जो कुछ काम नहीं किया, ठीक है, अच्छे से काम नहीं किया, तो इन्होंने मीर कासिम को बना दिया। किसे, मीर कासिम को, मीर कासिम को। दोस्तों मीर कासिम ने, मैंने आपको बताया, मीर कासिम भी जो है अंग्रेज व्यापारियों की तरफ भारतीय व्यापारियों को भी छूट देने लगा, साथ ही साथ राजधानी बदल दी, जिससे अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी। तो इन सबको देखते हुए मीर कासिम को जो है अंग्रेजों ने कहा कि तुम तैयार हो, हम तुम्हें हटाने के लिए आ रहे हैं और तुमको जो है हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। तो मीर कासिम क्या होता है, भाग करके उत्तर की तरफ आता है और उत्तर की तरफ आपको पता है ये मुगल सम्राट शाह आलम, कौन, मुगल सम्राट शाह आलम, उस समय दिल्ली में शाह आलम जो मुगल थे इनका राज था। ठीक है, शाह आलम मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, अवध के नवाब थे उस समय, कौन थे, शुजाउद्दौला, याद रखें, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, ये तीनों मिल जाते हैं। कहते अब मीर कासिम कहता अब आओ, अब हम तीन हो गए, पूरा पड़ गया है ना, पूरा पड़ गया है। तो लॉर्ड क्लाइव कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बढ़ गया, ठीक है हमारा है फिर भी। तो आता है दोस्तों इधर से, इधर ये तीनों तैयार आते हैं और इधर से क्लाइव आता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेजी सेना। ठीक है, क्या होता है, अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना, अंग्रेज सेना, इधर अंग्रेज सेना आती है। ठीक है, और इधर इन तीनों की सेना रहती है, इन तीनों की सम्मिलित सेना रहती है। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह का नाम है बक्सर, क्या नाम है, बक्सर, बक्सर, ये शब्द से कर लीजिए। बक्सर के युद्ध को बताया 1764 में, 1764 में। तो 1764 में दोस्तों अंग्रेजी सेना और मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला इन तीनों की सम्मिलित सेना के बीच बक्सर में घमासान होता है। ठीक है, बक्सर में युद्ध होता है। बक्सर में जब युद्ध होता है तो रिजल्ट यही आता है कि अंग्रेजी सेना इतनी एडवांस रहती है कि उसके सामने इन सेनाओं को हराना बहुत मुश्किल काम था। तो रिजल्ट यही होता है कि अंग्रेजी सेना जीत जाती है और ये तीनों सम्मिलित रूप से हार जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं अभी तक इंग्लैंड जो जीत रहा था, क्या जीत रहा था, बंगाल में कभी जीता प्लासी के युद्ध से, फिर नीचे कर्नाटक को जीत रहा था ना, यानी अगर इंडिया की बात करें तो जीत रहा था। लेकिन अब जो ये सेना जो बक्सर के युद्ध में इसके विपक्ष में थी, उसको देखिए क्या था, मीर कासिम यानी बंगाल का नवाब था ही, वो तो पहले ही अंग्रेज जीत चुके थे। अब शाह आलम यानी दिल्ली के सम्राट को जीत लिया। ठीक है, और साथ ही साथ शुजाउद्दौला यानी अवध यानी उत्तर भी एक तरह से पूरी तरह से जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया।
तो इस तरह से बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत ही निर्णायक रहा। क्या रहा? बहुत ही निर्णायक रहा। यानी अब जो है, अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाला भारत में कोई नहीं बचा है ना। अब जो है पूरे भारत पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो बक्सर के युद्ध का परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पर फैल गया है ना। अंग्रेजों का अधिकार पूरे भारत पर फैल गया। यानी अब अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या हुआ? ये फैल गई है ना, पूरे भारत में फैल गई। इसका व्यापार और इसका जो क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इसे प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहते हैं, देखिए जब 1764 यानी बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेजों की शक्ति का सामना करने वाला कोई भारत में रह नहीं गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज अपने हिसाब से तमाम प्रकार की चीज़ें, इसके पहले पता है 1857 में हुआ, इसके पहले आप लोगों को पता है डलहौजी ने गोद निषेध नियम लागू किया, और साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बनाए गए अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के लिए बहुत ही प्रतिकूल थे। साथ ही साथ तो इन सबको देखते हुए भारतीय लोगों में एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश की भावना पैदा हो गई। आक्रोश की भावना पैदा होने की वजह से उसका जो परिणाम ये रहा कि जो जनता थी उसने ये निर्णय लिया कि अब जो है अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग भी क्या करेंगे? हिंसक चीज अपनाएंगे, हिंसक रास्ता अपनाएंगे और उनको जो है यहाँ से खदेड़ेंगे। ठीक है, यानी हम जो है अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। तो इसी क्रम में, लेकिन ये दोस्तों होने से पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जो भारतीयों को ये काम करने के लिए मजबूर की। ठीक है, देखिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में इसके पहले कुछ विचार हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, जो अंग्रेज जो साहित्यकार हैं, उन्होंने इसे सिर्फ एक सैनिक क्रांति की, उन्होंने कहा कि ये सैनिक क्रांति थी और कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा मतलब भारतीय कहते हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन है, बहुत स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेज वाले कहते हैं। तो सर जॉन लॉरेंस हैं, उन्होंने कहा है यह सिर्फ एक सैनिक क्रांति थी। जबकि हमारे वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर ने कहा है यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। क्या? प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। ठीक है, इसी तरह से अशोक मेहता ने इसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। कौन? अशोक मेहता ने, ये आप लोग याद रखिएगा, अशोक मेहता ने इसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। क्या? प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन। और एक और है सर जॉन लॉरेंस, देखिए इनके नाम का आगे सर लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यह एक सैनिक क्रांति थी। क्या? यह एक सैनिक क्रांति थी। ठीक है, यह एक सैनिक क्रांति थी, राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, देखिए क्रांति या आंदोलन, जब आपकी नीतियों से कोई असंतुष्ट हो जाएगा तभी वो आपके खिलाफ क्या होगा? मोर्चा खोलेगा। ठीक है, तो भारतीयों के ऊपर इन अंग्रेजों ने इतना अत्याचार कर दिया कि भारतीय जो है मतलब बाध्य हो गए इस प्रकार के आंदोलन, इस प्रकार की नीतियों को करने के लिए। ठीक है, तो इसी देखिए जो इसका तात्कालिक कारण कि जो अंग्रेज थे इन्होंने एक नए राइफल्स को लॉन्च किया। ठीक है, जिसके अंदर जो कारतूस होते थे उस कारतूस को उसमें डालने से पहले उसे दांत से खोलना पड़ता था। ठीक है, तो जब दांतों से खोलना पड़ता था तो उस समय एक भ्रांति ये फैल गई या थी भी कि जो है कि जो कारतूस होता है उसमें जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। तो आप लोग पता है जो सुअर होते हैं दोस्तों, सुअर को मुसलमान पवित्र मानते हैं, है ना, और गाय हिंदुओं का पवित्र है। तो इस दशा में हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक जो थे दोस्तों वो क्या हो गए? उन्होंने इसे धार्मिक भेदभाव को बता करके जो ये करने से इनकार कर दिया। ठीक है, उनके अंदर एक जो है हीन भावना जो पैदा हुई कि हमारे धर्म के साथ ऐसा काम ये अंग्रेज कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को लेकर के वो क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। तो इसी क्रम में जो बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे, उनका नाम था श्री मंगल पांडे, महान सेनानी।
कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी से थे। कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी में सैनिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या कर रहा था कि जब ये परेड कर रहे थे तो इनके जो अफसर थे उन्होंने कहा कि तुम जो है कारतूस चलाओ। तो इन्होंने क्या किया, कारतूस चलाने से मना कर दिया, क्योंकि इनको पता चला था कि जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है। तो इनके जो वो थे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा हथियार डाल दो। ठीक है, हथियार डालने को कहा तो इन्होंने ताक ताक निकाल के जो है उन्होंने फिर जब स्वरूप क्या कर दिया, गोली मार दी और वो मर गए। ठीक है, उनके मरने बाद इसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, क्या? फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद इसी क्रम में दोस्तों मेरठ में, कहा? मेरठ में, मेरठ में सैनिक क्रांति हो गई। सैनिक, मेरठ में सैनिक जो थे उन्होंने भी कहा कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो है सैनिक अदालत जो थी अंग्रेजों की, उन्होंने इन सैनिकों के ऊपर कठोर दंड का प्रावधान किया, जिससे सैनिक क्या हुए, मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो क्या हो गए, आक्रोशित हो गए। और इन्होंने क्या किया, 10 मई को, ठीक है, 10 मई 1857 को क्या कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया सरकार का। ठीक है, सरकार का जो है खुला विद्रोह कर दिया और विद्रोह क्या हुआ, यहीं से स्टार्ट हो गया। तो यानी जब आपसे पूछेगा कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब से स्टार्ट हुआ, तो 10 मई 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये जो है छावनी, ये जो आक्रोश था, ये जो मतलब संघर्ष था, ये उठा तो कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे विश्व, मतलब पूरे जो भारत है, भारत के इतने अधिक क्षेत्र पर ये फैल गया कि इसे जो है हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं, है ना। एक राष्ट्र स्तर पर ये जो विद्रोह है ये फैल गया, इसीलिए इसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। मेरठ से स्टार्ट होने के बाद आप लोग पता है यूपी के तमाम जो है जगहों पर, झांसी, कानपुर, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी रामगढ़, फिर बिहार में भी जहाँ से कुंवर सिंह थे, साथ ही साथ राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में भी ये जो है फैल गया, जो हमारा ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम का जो जन संघर्ष था। तो इसे अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करके एट लास्ट इसे दबा तो दिया, लेकिन 10 मई को विद्रोह करने के बाद सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली को स्वतंत्र कराया और बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्हें क्या कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और इन्होंने भी काफी वीरता का परिचय देते हुए 3 महीने तक दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जल्द ही इस संघर्ष को दबाने में सफल हो गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से लेकिन अंग्रेजों को भी उसके बाद कुछ घाटा हुआ, हम बाद में बताएंगे अभी आप लोगों को क्या होगा। देखिए, अब हम ये पढ़ते हैं कि जहाँ जहाँ क्रांति फैली थी वहाँ पर कौन कौन से लोग थे कि जिन्होंने क्या किया दोस्तों, इनका जो है प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में फैला था। ठीक है, कानपुर में था, कानपुर में, साथ ही साथ कहाँ था, बिहार, जगदीशपुर बिहार में क्रांति फैली थी। ठीक है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में रामगढ़, ठीक है, इसी तरह से झांसी, ठीक है, ये कुछ प्रमुख है। जहां से लखनऊ में कौन था, तो दोस्तों देखिए, दिल्ली में हमारे थे बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इस तरह से कानपुर में कौन थे, तो कानपुर में नाना साहब, ठीक है, और तात्या टोपे कई जगहों से, अन्य भी कई जगहों पर थे इन्होंने कई जगहों से अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया था। जगदीशपुर बिहार से आपके कौन थे, कुंवर सिंह, है ना। फिर मध्य प्रदेश रामगढ़ से रानी अवंतीबाई थी, झांसी से आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक।
इसी तरह से लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल, ठीक। बेगम हजरत महल, आप लोग इसे जरूर इसके शर्ट ले लीजिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा। अब देखिए जो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, क्रांतिकारियों ने इन्हें जो भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या हुआ, कहा कि हाँ भारत का, इनके अंदर ऐसा समय है कि जब मुगलों की शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी थी। पता है आपको, बक्सर के युद्ध से ही जो है पूरे मतलब भारत पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो ऐसे में इनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब क्रांतिकारियों ने दम दिखाया तो इनके अंदर भी दम आया और इन्होंने काफी अच्छे से संघर्ष किया, ठीक है। यहाँ से नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। तो नाना साहब का तो पेंशन ही बंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसकी वजह से ये इनके खिलाफ हो गए थे अंग्रेजों को। तीनों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जगदीशपुर बिहार एक कुंवर सिंह थे, ठीक है। मध्य प्रदेश से रामगढ़ से ये रानी अवंतीबाई थी, काफी इन्होंने भी संघर्ष किया। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, एक गंगाधर राव की पत्नी थी, है ना। आप लोग पूछेंगे पति नाम क्या था, गंगाधर राव। गोद निषेध नियम जो था डलहौजी का, उससे ये प्रताड़ित हुई थी, है ना। जो इन्होंने दत्तक पुत्र लेने की मनाही कर दिया था डलहौजी ने, तो ये रानी लक्ष्मीबाई ली थी क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं जो है ऐसा हम नहीं करने देंगे और तुम्हें जो है अंग्रेजों के राज्य में मिलना होगा, जिससे इन्होंने इनकार किया था और इस क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों को तो बहुत छकाया था, ठीक है। अंत तो गतवा की मृत्यु हो ही जाती है अंग्रेजों द्वारा। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है दोस्तों। इतना काम जो है हुआ था 1857 की क्रांति में, और बाद में अंग्रेजों ने जो है अपने सैनिक शक्ति के बदौलत जो है इस संघर्ष को दबाने में कामयाब हो गए थे, ठीक है। लेकिन फिर अब इसका जो है हम लोग प्रभाव पढ़ते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा था। अर्थात पहले सबसे अधिक प्रभाव हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, है ना, 1600 में, जिसका जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्रभुत्व पूरी तरह से भारत में खत्म कर दिया गया। अब जो है भारत का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, है ना, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मालिक नहीं रखा। वहां पर क्या कहा गया, प्रभाव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभाव क्या हुआ, तो प्रभाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। अब भारत के सारे जो प्रशासनिक काम है वो ब्रिटिश क्राउन यानी जो अंग्रेजी साम्राज्य था डायरेक्ट, यानी जो रानी थी उनके पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन, ठीक है, भारत का शासन, ठीक है। इन्होंने भारत सचिव का स्थापना किया। किसका, भारत सचिव का पद लाया गया। और साथ ही साथ में क्या हुआ दोस्तों, इसके लिए 15 लोगों की गवर्निंग काउंसिल का निर्माण किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ में रानी एलिजाबेथ ने क्या किया कि कहा कि भाई ठीक है, आप लोग घबराइए मत। भारतीयों को इन्होंने संदेश दिया कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के साथ समुचित व्यवहार किया जाएगा, अभी तक जैसा किया गया वैसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हुए, फायदे हो गए। और साथ ही साथ में अब जो होता है कि ये सब होने के बाद जो है रानी एलिजाबेथ ने जो है अपना जो भारत का गवर्निंग सिस्टम था उसे डायरेक्ट कहाँ कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जो है खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार थे उसको कम करने का वादा किया गया, ठीक है। और भारतीयों को इससे क्या लगा, तो भारतीयों को ये लगा कि उनके अंदर एक क्षमता जाग उठी कि अगर हमारे खिलाफ अगर ज़्यादा कोई अत्याचार करेगा तो हम जो है आंदोलन करेंगे और उस चीज़ को दबाएंगे, उन्हें अपने पक्ष में ले आएंगे। इस तरह की जो है कॉन्फिडेंस भारतीयों के अंदर आ गया, ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत सारा फायदा हो गया। तो ये थे स्वतंत्रता संग्राम के दोस्तों प्रभाव, जो भारतीयों पर भी पड़े और इंग्लैंड पर तो पड़े ही पड़े, ठीक है। इंग्लैंड भी ये समझ गया कि बहुत सारा अगर बहुत ज़्यादा कूदेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, लेकिन फिर भी बाद में वही होता है। आखिर में 1857 से हम लोग 1947 तक तो जाते ही हैं। अंग्रेज यहाँ से जो है फूट डालो राजनीति की भी शुरुआत करते हैं, जैसा कि वो कारण बना ही था, है ना, वो चर्बी वाला जो कारतूस था। तो इन सबको लेकर अंग्रेज हालांकि थोड़े देर के लिए सहमते जरूर है, लेकिन फिर वो जो है अपनी पुरानी पद्धति पर आते हैं
और भारतीय फिर अपना जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग जो है दोस्तों हमारे जो विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पता है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न आएंगे। ये दोस्तों हमारे पहले पार्ट का है जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके पार्ट का अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बाद जो है हमारा अगला वो राष्ट्रीय आंदोलन होगा, ठीक है। उसमें हम सारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक वीडियो डालेंगे, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा उसी में से आएगा, वो लोग उसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। ये आप लोग आसानी समझे होंगे, पेट परीक्षा में इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसे पढ़िए और बाकी दोस्तों हमारे साथ एग्जाम प्रैक्टिस सेंटर के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और दोस्तों हाँ, आप लोगों के लिए जो जो ग्राफ की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे जल्द से ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए एग्जाम के साथ। हम लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।